आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके हम एक फार्मूला को जो कि हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। अब डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशन से क्या मतलब है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज और उसकी एडवांटेजेस के बारे में कि डायमेंशंस बेसिकली क्या है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज या यूनिट्स जो हैं वो कितनी बार आ रहे हैं और कौन कौन से आ रहे हैं। जैसे एरिया के अंदर 2 बार लेंथ आ रहा है या स्पीड के साथ डिस्टेंस यानी लेंथ और टाइम आ रहा है। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशंस ये हैं। लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, एम के लिए मैस के लिए एम कैपिटल और बाकी सारे। इसके साथ साथ हम ये देखा था कि डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फिर मोमेंटम के लिए डायमेंशंस भी निकाली थी और हमने ये देखा था कि एडवांटेजेस में क्या है कि हम इसकी होमोजेनिटी और इसके डायमेंशंस का इस्तेमाल करके हम फार्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं, जिसको डायमेंशन एनालिसिस भी कहते हैं। आप आज जो है वो आज हम देखेंगे कि पॉसिबल फार्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करके। अब एक एग्जांपल लेते हैं, आप कह लें एक प्रॉब्लम लेते हैं और जिससे हम एक फार्मूले को भी डिराइव करेंगे। फर्स्ट करें हमारे पास एक स्टेटमेंट है, क्या बोला कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ, mass of the bob and acceleration due to gravity g. Derive the expression for its time period using dimensional analysis। यानी कि ये प्रॉब्लम क्या कह रहे हैं कि आप टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम का होता है वो डिपेंड यानी वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ यानी लंबाई के ऊपर और मैस ऑफ द बॉब और इसके साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस जो डिपेंडेंस है यानी जिन जिन चीज़ों पे ये टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है उनका इस्तेमाल करके आप एक एक्सप्रेशन या आप कह लें फार्मूला डिराइव करें। एक्सप्रेशन और फार्मूला मतलब एक ही बात, इक्वेशन टाइप। किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए डायमेंशन एनालिसिस का इस्तेमाल करके। अब आपके जहनों में एक सवाल होगा कि सिंपल पेंडुलम है क्या। हम पढ़ चुके हैं कि सिंपल पेंडुलम कुछ इस तरह का एक बेसिकली एक आप कह लें रस्सी या कह लें या स्ट्रिंग कह लें होती है और उसके आगे एक छोटा सा मैस लगा होता है। अब ये दो नहीं होते, एक ही होता है, लेकिन ये चूंकि अगर मैं इसको इस पोजीशन से यहाँ से उठाकर यहाँ ले जाऊं तो ये जब यहाँ पर इसको छोड़ूंगा तो ये यूं स्विंग करना, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो वाइब्रेशन है ये जाहिर है यहाँ पर अगर मैं फर्ज करें मैंने यहाँ पे छोड़ा और ये यहाँ पे गया, फिर ये जाहिर है दूसरे एंड पे चला जाएगा, फिर वहाँ से वापस आ जाएगा, वापस आके दोबारा इस पोजीशन पे आ जाएगा। अब ये एक चक्कर यानी उसने मुकम्मल कर लिया। अब ये एक साइकिल या एक चक्कर जिसको मैं कह रहा हूँ वो कितनी देर में तय किया उसने, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब ये जो टाइम पीरियड जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे, अब ये टाइम पीरियड बेसिकली डिपेंड कर रहा है किस किस के ऊपर, लेंथ के ऊपर, जिसको मैं कह रहा हूँ जिसको आगे क्या लिखा हुआ है स्मॉल एल, जिसको मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कि वो किस किस चीज़ की लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैस के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसको स्मॉल एम कहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पे यानी जी पे डिपेंड कर रहा है, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये जो कैपिटल टी है ये क्या है मेरे पास, टाइम पीरियड, इसको ठीक भी लिख लेते हैं। अब आपके जहनों में एक सवाल होगा कि ये साइन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन का मतलब क्या है। असल में जो टाइम पीरियड है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, यानी इनकी तब्दील करने से इसके ऊपर फ़र्क पड़ सकता है। अभी कितना फ़र्क पड़ेगा, क्या लेंथ ज़्यादा करने से टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा, क्या कम करने से ज़्यादा होगा, या क्या होगा, तो वो एग्जैक्ट बताने के लिए कि लेंथ का टाइम से क्या फ़र्क है, मैस का क्या फ़र्क पड़ता है, जी यानी ग्रेविटेशनल या आप कह लें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका क्या फ़र्क पड़ता है, यही तो हमने कैलकुलेट करना है। उसके लिए फार्मूला निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब हमें नहीं पता कि क्या फ़र्क पड़ रहा है या लेंथ की कितनी पावर है या क्या है, उसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास लेंथ की पावर क्या है ए। अब ये कुछ भी आ सकती है, मैस की पावर हम कहते हैं बी, जबकि जी की पावर जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी पावर क्या है सी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या, जब ज़मीन एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है ना तो उस वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि ये पावर्स आ गई, अब प्रोपोर्शनैलिटी में अगर हटाऊं और यहाँ पर एक फार्मूला ले आऊँ, आप कह लें इक्वल टू, और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो हमारे पास कांस्टेंट आता है। फिलहाल मैं वो कांस्टेंट के उसको क्या कह रहा हूँ कि ये क्या है,
के ले रहा हूँ और उस कांस्टेंट, इस के क्या है, बेसिकली एक कांस्टेंट है। अब आगे क्या है, लेंथ इसको एज इट इज लिखते हैं, इसको ऊपर से कॉपी करके मैं नीचे ले आया, ये मेरे पास एज इट इज ऊपर वाली नीचे वाली चीज़ है। अब ये फॉर्म चीज़ आ गई, अब फार्मूला तो बन गया, लेकिन इसमें लेंथ की क्या पावर है, एम की क्या पावर है, जी की क्या पावर है, वो हमें नहीं पता। अब हमें ये चाहिए क्यों, या ए बी सी क्या है। फर्ज करें कि मैं कह रहा हूँ कि यार लेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ रहा है, लेकिन कितना बढ़ रहा है, डबल दुगना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है, 4 गुना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है वो पावर से हमें पता चलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर सी की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, यानी जी नीचे चला गया, तो इसका मतलब तो हुआ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ होगी। टाइम अगर नीचे है तो अगर फर्ज करें ये इस तरह है, तो फिर ये इन्वर्सली यानी ये चीज़ बढ़ाने से ये चीज़ कम हो जाती है। तो ये अब एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा, जब हम इन ए बी सी वैल्यूज़ को निकालेंगे, पुट करेंगे तब। अब इस कैसे निकालें, इसके लिए बेसिकली हम डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि टाइम जिसकी डायमेंशन को अगर मैं लिखूं तो वो क्या है, कैपिटल टी हमारे पास ये है, जबकि कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं। आगे क्या है, लेंथ, लेंथ हमारे पास उसकी डायमेंशन क्या है कि एल है कैपिटल, जबकि उसकी पावर ए आ गई। जबकि मैस की डायमेंशन क्या है, कैपिटल एम, और उसकी पावर क्या आ गई, बी आ गई, जो कि यहाँ से लिखी। आगे क्या है हमारे पास, जी, जी बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन है। अब आपके जहनों में सवाल होगा कि एक्सेलरेशन की क्या होती है, बेसिकली एक्सेलरेशन होती है, या आप इसको चलो यूनिट से निकालते हैं। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर यानी बेसिकली डिस्टेंस के लिए है, यानी यहाँ पे लेंथ आ जाएगी, जबकि ये सेकंड टाइम के लिए होता है, तो ये टाइम आ गया, और पावर क्या है, -2। तो मैंने इसके बेस यूनिट से आप कह लें कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल ली, जो कि मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, लेकिन इसकी पावर क्या है, c। अब ये करने का फ़ायदा ये हुआ कि मैंने इन दो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायमेंशंस थी वो लिख दी राइट हैंड साइड पे। अब हमने होमोजेनिटी जब हमने निकाली थी, कहाँ पे भला, यहाँ पे जब हमने बात की थी कि हम एडवांटेज क्या है डायमेंशन का, कि है हम होमोजेनिटी चेक करते हैं इक्वेशन की, आया लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर हैं। तो बेसिकली जिसकी बराबर होती हैं वो फिर कहते हैं होमोजेनिटी को, कि होमोजीनियस है। तो क्या है कि हमारे पास, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो बराबर हैं, सॉरी राइट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो बराबर हैं लेफ्ट हैंड साइड के। अब इसका इस्तेमाल करके हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आगे जगह नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम इन तीनों को अलग अलग बजाय हम एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। क्या बोला कि ये m है, इसकी पावर क्या है, b, जबकि पहले मुझे ये l लिखना चाहिए था, उसकी पावर a होगी। जबकि l यहाँ पर भी है, l की पावर पहले फिलहाल यहाँ पे l की पावर c, जबकि t की पावर क्या हो जाएगी, -2 पहले से है, मल्टीप्लाई होगी तो ये c होगी। अब यहाँ पे l a है, यहाँ पे l c है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, ये बेसिकली एक ही डायमेंशन यानी एक ही ब्रैकेट में आ जाएगा। l क्या है, l की a है, यहाँ पे c है, दोनों ऐड हो गए, a प्लस c हो गया, जबकि m की जगह b आ गया, जबकि t क्या है, उसकी पावर -2c होगी। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे देखे तो हमारे पास सिर्फ टाइम है, जिसको मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे फ़िलहाल। अब आप सोचेंगे कि यार यहाँ पे तो मैथ्स है ही नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मैथ्स नहीं है, यानी यहाँ पे लेंथ भी नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ लेंथ की पावर 0 है, क्योंकि 0 पावर का मतलब कुछ भी नहीं है। जबकि m क्या है, उसकी भी पावर 0 है, क्योंकि कुछ नहीं है। हाँ, t की पावर क्या है, 1 है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो ये डायमेंशन होगी टाइम की। अब आगे चलते हैं और इसको एज इट इज़ नीचे ले आते हैं। ये उठा के मैं यहाँ पे ले आया। अब ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड होमोजेनिटी के प्रिंसिपल के मुताबिक दोनों की जो डायमेंशन है वो बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये जो लेंथ है, जो कि इधर 0 है डायमेंशन, तो ये भी इसके लेंथ की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए। यानी इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके मैं पावर्स को इक्वल रख सकता हूँ। कैसे भला, कि जो 0 है वो असल में बराबर है किसके, a प्लस सी, जो कि लेंथ की पावर है, यहाँ पर भी उसकी पावर है, तो मैं ये लिख दी a प्लस सी। एक इक्वेशन आ गई लेंथ से। आगे अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स जिसके डायमेंशन m है, उसकी पावर क्या है, 0, इधर भी पावर 0 ही होनी चाहिए, जो कि फिलहाल b है, तो मैं उसको बराबर कर देता हूँ। अब तीसरे पे टाइम पे आते हैं। टाइम की पावर क्या है, 1, जो कि बराबर होनी चाहिए राइट हैंड साइड के टाइम के, जो जिसकी पावर क्या है,
2c। अब मुझे ए बी सी निकालना है। बी तो मुझे पता चल गया कि बी की वैल्यू क्या है, 0, तो बी हो गया, मतलब हमें पता चल गया। अब सी और ए को कैसे निकालें, यहाँ से हम नहीं निकाल सकते, दोनों अननोन है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये -2 है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये c की वैल्यू क्या आ जाएगी, बल्कि चलें इसको ऐसे नहीं लिखते, यहाँ पे 1 एज इट इज, -2 नीचे आ गया, जबकि ये c की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अब c की वैल्यू मुझे पता चल गई है, जिसको मैंने थोड़ा ठीक करके लिख लिया। अब यहाँ पे मैं c की वैल्यू डालूंगा ताकि मैं a की वैल्यू निकाल सकूं। a को एज इट इज लिखते हैं, प्लस आ गया, c की वैल्यू क्या है, -1/2। ये माइनस प्लस, बेसिकली ये माइनस है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो ये आ जाएगा 1/2, और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अभी जो तीनों ए बी और सी की जो वैल्यूज है, ये अब हम कहाँ पे डालने चाहते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पे डालेंगे, या बल्कि यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पे डालेंगे तो एग्जैक्ट फार्मूला और पावर के साथ आ जाएगा हमारे पास। मैंने क्या किया, अब यहाँ पे कि सब चीज़ों को एक ही स्लाइड पे ले आया। अब मेरे पास ए बी सी की वैल्यूज यहाँ पे मैंने लिखी, जो हमने निकाली। अब यहाँ पे हमने डालना है इस इक्वेशन में, जिसमें के क्या है, कांस्टेंट है। अब अगर हम डालें तो ये टी जो है, ये टाइम पीरियड एज इट इज आ जाएगा, के एज इट इज कांस्टेंट आ जाएगा। लेंथ की पावर क्या है, बेसिकली हमारे पास एक ए है, और ए की वैल्यू क्या है, 1/2, तो ये 1/2 पावर आ गई। आगे क्या है, मैथ्स, और मैथ्स की पावर क्या है, बी, और बी की वैल्यू क्या है, 0, तो ये 0 आ गई। आगे क्या है हमारे पास, जी, और जी की वैल्यू क्या है, सॉरी पावर क्या है, सी, और सी की वैल्यू क्या है, -1/2। अब ये में हमारे पास एक एग्जैक्ट फार्मूला आ गया, जिसके साथ अभी हम इसको थोड़ा और अच्छा करते हैं। मैथ्स की पावर 0 है, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इसकी जगह 1, यानी ये यहाँ से क्या हो जाएगा, हर जगह 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल भी सेम, यानी यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। जबकि यहाँ पे टी क्या है, एज इट इज टी को लिख रहा हूँ, के एज इट इज आ गया, जबकि पावर क्या है, माइनस में है, इसको डिवीजन में ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, तो ये पावर 1/2 नीचे जाएगी, तो ये जी की पावर भी 1/2 आ जाएगी। अब हमें एक बात पता है कि पावर 1/2 हो तो हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं, अंडर रूट लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। तो ये अंडर रूट, चूंकि दोनों 1/2 पावर लेंथ की भी है और जी की भी है, तो दोनों को एक साथ ही किसके अंदर ले आते हैं, अंडर रूट के अंदर ले आते हैं। तो ये मेरे पास टाइम पीरियड का एक जनरल आप कह लें, या एक फार्मूला हमने डिराइव कर लिया थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस। अब इससे हमें क्या अंदाजा हुआ कि जो टाइम पीरियड है वो मैथ्स पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही, किसके, मैथ्स के, मैथ्स ऑफ द बॉब के। जबकि आगे क्या है, लेंथ, उसके साथ डायरेक्टली अंडर रूट के डायरेक्टली, यानी अगर मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा बढ़ेगा। जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगर जी की वैल्यू कम होगी, या आप कह लें कम होगी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा अंडर रूट 2 के लिहाज से। तो ये अब एग्जैक्ट हम बता सकते हैं, हालांकि जब यहाँ पे था तो यहाँ पे ऐसा पता नहीं चल रहा था हमें। जबकि के क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस के को क्या कह सकता हूँ, हमने टर्म्स पढ़ी थी डायमेंशंस की, जिसमें एक थी डायमेंशनल लेस कांस्टेंट्स, ऐसे कांस्टेंट जिनकी कोई डायमेंशंस ही नहीं होती, और वो कांस्टेंट भी होती हैं वैल्यूज। तो यूं आप कह लें कि डायमेंशंस का इस्तेमाल करके हम एक फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो आज हमने डिराइविंग अ पॉसिबल फार्मूला थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ा।